अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम QSO चैप्टर नंबर 2 ऑफ विटनेसेस स्टार्ट कर चुके हैं और आर्टिकल नंबर 3 हमने उसका कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा लेक्चर जिस आर्टिकल पे है, आर्टिकल नंबर 4 पे, वो आर्टिकल नंबर 3 का ही हिस्सा है, यानी कि उसके साथ ही लिंक्ड है। तो उसको करने के लिए पहले हमें एक दफ़ा आर्टिकल नंबर 3 को रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें अच्छे तरीके से आर्टिकल नंबर 4 की समझ आएगी। आर्टिकल नंबर 3 को जल्दी से मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर सकें। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि पहले डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ। ये एक जर्नल रिवीजन है, जो जर्नल कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुँचाना है, ताकि जो इस आर्टिकल का मेन कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को रिवाइज हो सके और आप लोगों तक पहुँच सके। आर्टिकल नंबर 3, हु में टेस्टिफाई। आर्टिकल नंबर 3 हमसे एक क्वेश्चन करता है, या हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है जी, कौन गवाही देने का अहल है। उसका जवाब हमें आर्टिकल नंबर 3 देता है। वो पहली लाइन में कहता है कि तमाम अशखास गवाही देने के अहल हैं अगर वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उनके अक्ली जवाब दे सकते हैं। रेशनल आंसर्स, ये एक जो है वर्ड्स हैं दो, ये इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, ये तो था एक सीधा साधा सा जवाब। जैसे हमने सीधा साधा सा सवाल पूछा वैसे उसने सीधा सा जवाब दे दिया कि भी तमाम अशखास गवाही दे सकते हैं। आगे जाके वो इसकी एक्सेप्शन बयान करता है। वो कहता है कि अगर कोई शख्स समझ नहीं सकता सवालों को, अक्ली जवाब नहीं दे सकता, तो फिर वो गवाही देने का अहल नहीं है। इवन कि अगर कोई बच्चा है या कोई मखबूतुल हवास शख्स है, वो क्वेश्चन को समझ सकता है, अक्ली जवाब दे सकता है, तब वो गवाही देने का अहल है। लेकिन अगर इसके उल्ट है तो तब वो अकॉर्डिंग टू QSO आर्टिकल नंबर 3 गवाही देने का अहल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 4, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स के मुतल्लिक है ये। और ये भी मैंने आपसे कहा कि ये आर्टिकल नंबर 3 के साथ मिलता है। तो इसमें भी हमें इसकी एक्सेप्शन बताई गई है। किस रूल की? हु में टेस्टिफाई रूल की एक्सेप्शन बताई गई है कि पहले तो उसने कह दिया ना कि तमाम अशखास गवाही दे सकते हैं, तो उसमें तो सब आ जाते हैं, चाहे वो मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो जज है, पुलिस है, या आम शख्स है, मखबूतुल हवास शख्स है, कोई भी है तो वो आ जाता है उसमें। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सब शख्स कह दिया तो उसमें जजेस भी आ जाएंगे, मैजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे। तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस है, और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो जजेस और मैजिस्ट्रेट पे भी लागू होती हैं। वो कैसे होती हैं ये हमें आर्टिकल नंबर 4 एक्सप्लेन कर। आर्टिकल नंबर 4 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, जो कि मोल्ड करके बाज़ दफ़ा एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ रेलिवेंट है। ठीक है, मिलता है, वो पिछले आर्टिकल को एक्सप्लेन करता है। तो थोड़ा सा मोड करके भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन है, विटनेसेस हु कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई, या गिव द नेम ऑफ विटनेसेस हु कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई। या नीचे वो आपको ऑप्शनल दे के कि ये जो हैं जैसे जजेस हैं या मैजिस्ट्रेट हैं या हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो सो ऑन। वो कहता है कि ये बताएं क्या इनको कंपेल किया जा सकता है आंसर्स देने के लिए। अगर नहीं किया जा सकता तो क्या जो है इसकी एक्सेप्शन है, और अगर किया जा सकता है तो किस बेस पे किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है, और हु में टेस्टिफाई में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। एज यूजुअल सबसे पहले आर्टिकल नंबर 4 का लफ्जी तर्जुमा करेंगे और उसके बाद हम बा मुहावरा यानी कि पैराग्राफ जो है उसमें क्या बयान किया गया है वो समझेंगे। आर्टिकल नंबर 4 हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है, नो जज, कोई जज, और मैजिस्ट्रेट, कोई मैजिस्ट्रेट, शैल, करेगा, एक्सेप्ट, इलावा, अपॉन द स्पेशल ऑर्डर, खास हुक्म पे, ऑफ सम कोर्ट, किसी अदालत के, टू विच, जिसमें, ही इज सबॉर्डिनेट, जिसमें वो मतहत है, बी कंपेल्ड, मजबूर करना या मजबूर किए जाना, टू आंसर, जवाब के लिए, एनी क्वेश्चंस, किसी भी सवालात के, एज टू हिज ऑन कंडक्ट, उसके अपने तर्ज अमल के मतलब, इन कोर्ट, अदालत में, एज अ जज, जज होते हुए, और मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट होते हुए, और इसके अलावा एज टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के मतलब, विच कम टू हिज नॉलेज, जो उसके इल्म में आती है, इन कोर्ट, अदालत में, एज सच जज और मैजिस्ट्रेट, उसी तरह जज या मैजिस्ट्रेट होते हुए।
अभी तक जो मैंने 3-4 लाइंस पढ़ी हैं कंटिन्यूअसली, उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक एक लाइन का तर्जुमा बताने लगूं तो वो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक है। तो इसका जो ये आर्टिकल है, इसको पहले आपको मुकम्मल पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका तर्जुमा आपको समझ में आएगा, एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 4 में 2 बातें बयान की गई हैं जिनके मुतल्लिक किसी भी जज या मजिस्ट्रेट से कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता। सबसे पहला तो उसका अपना तर्ज अमल है, अपने ओहदे में रहते हुए या अपने बतौर जज या मजिस्ट्रेट अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हुए, ठीक है। दूसरी, कोई ऐसी चीज़ जो उसके इल्म में है लेकिन कब, जब वो अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहा था एज अ जज या मजिस्ट्रेट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 हमें कहता है, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल बी कंपेल्ड, किसी भी जज को या किसी भी मजिस्ट्रेट को उस तर्ज अमल के मुतालिक जो उसने अपनी ड्यूटी में रहते हुए, अपने ओहदे में रहते हुए परफॉर्म किए, उनके मुतालिक सवाल के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ना ही कोई उसको मजबूर करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ वो कहता है, सेम दूसरी साइड पे वो कहता है कि ना ही उस इल्म के मुतालिक जवाब देने के लिए उसको मजबूर किया जा सकता है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए किसी भी जज या मजिस्ट्रेट के इल्म में आया हो, ठीक है। ये 2 बातें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, वाज़ह कर दी। अब यही रूल इसी बात की एक्सेप्शन बयान करता है, वो हमें इसकी एक्सेप्शन देता है, कहता है एक्सेप्ट अलावा अपॉन द स्पेशल ऑर्डर, ख़ास हुक्म पे उस अदालत के जिस अदालत के वो मतहत होगा, कौन, जज या मजिस्ट्रेट। अगर तो किसी अदालत के मतहत है और उसका हुक्म आ जाता है किन पे, अपने ही तर्ज अमल पे जो हमें पहले बता दिया, उस पे जवाब देने के लिए या किसी ऐसे इल्म या किसी ऐसी बात पे जवाब देने के लिए जो ओहदे में रहते हुए उसके इल्म में आई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी कर देती है इसी आर्टिकल के मुतालिक कि ये जो जज है या मजिस्ट्रेट है ये इन मामलात पे अपना जवाब रिकॉर्ड करवाने का पाबंद है, तो फिर ये आर्टिकल जज पे या मजिस्ट्रेट पे अप्लाई नहीं होता, फिर एक्सेप्शन अप्लाई होती है, ठीक है जी। अभी तक हमें इसमें ये समझ आई है, ये हमें बताया गया है। इसी आर्टिकल की आखिरी लाइन इस रूल में मज़ीद इजाफा करते हुए हमें बताती है, बट लेकिन ही में बी एग्जामिन, उससे पूछा जा सकता है, एज टू अदर मैटर्स, दूसरे मामलात के मुतल्लिक, विच अकर्ड, जो हुए हों, इन हिज प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी में, वायस्ट, दौरान, ही वो सो एक्टिंग, जब वो एज अ जज या एज अ मजिस्ट्रेट काम कर रहा था। अब मैं इस आर्टिकल को समराइज़ कर देती हूँ। इस आर्टिकल में हमें ये कहा गया है कि ना तो किसी जज को, ना किसी मजिस्ट्रेट को कोई भी शख्स मजबूर कर सकता है उस तर्ज अमल के मुतल्लिक जवाब देने के लिए, या उस तर्ज अमल के मुतल्लिक उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। कौन सा तर्ज अमल, जो उसने अपनी ड्यूटी में रहते हुए, अपने ओहदे में रहते हुए परफॉर्म किया होगा, ठीक है। तो उसको उसके मुतल्लिक जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात वो हमें कहता है कि ना ही किसी ऐसी बात के इल्म के मुतल्लिक जो ड्यूटी में रहते हुए उसके इल्म में आई होगी, तो उसके मुतालिक भी कोई भी शख्स उससे ना तो सवाल कर सकता है, ना ही उसे मजबूर कर सकता है कि भाई तुम इसके मुतालिक मुझे जवाब दो। इसकी एक्सेप्शन आगे वो बयान करता है, वो कहता है कि अगर ऐसा ऑर्डर हो जो उसकी अपर कोर्ट से हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से हो, और वो जो कोर्ट है या वो जो जज है या जो मजिस्ट्रेट है वो सुप्रीम कोर्ट के मतहत है, सब ऑर्डिनेट है, तब ये ऑर्डर उसकी एक्सेप्शन है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी ऐसी कोर्ट से जो उसके अपर है, तो फिर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, उसकी एक्सेप्शन अप्लाई होती है। इस आर्टिकल की आखिरी जो लाइन है वो हमें बताती है कि कोई ऐसा मैटर, यानी कि कोई ऐसा मामला जो हुआ हो, रूनुमा हुआ हो उसकी प्रेजेंस में, कब, जब वो अपनी ड्यूटी दे रहा था और उस ड्यूटी के दौरान कोई इस तरह का मामला रूनुमा हुआ है, तब उसके मुतालिक उससे सवाल किया जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 4 की 3 इलस्ट्रेशंस हैं या मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ लॉ गेट में जो एग्ज़ामिनर है वो मिसालें दे के भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो मिसालें हैं ख़ास तौर पे QSO और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना,
क्योंकि अक्सर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम्पल्स में से, और बिल्कुल स्टार्ट वाली जो एग्जाम्पल्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन लिए गए होते हैं, तो इनको आपने कंसीडरेशन में रखना। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए ऑन हिज ट्रायल, ए अपनी समाअत के दौरान, बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट के सामने, सेज कहता है, डैट के, अ डेपोजिशन, डेपोजिशन का मतलब वैसे तो जमा है, लेकिन क्योंकि यहाँ इस्तेमाल हुआ है तो कानून की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है, हमने यहाँ पे इसको एविडेंस के तौर पे लेना है, सबूत के तौर पे लेना है। वॉज थी, इम्प्रॉपरली, नाजायज़ तरीके से या गलत तरीके से, ठीक है। टेकन बाय बी, बीस ने ली थी, द मैजिस्ट्रेट, जो कि मैजिस्ट्रेट था। बुल में हमें ये कहा गया है कि ए अपनी समाअत के दौरान सेशन कोर्ट को ये बताता है कि जो एविडेंस बी ने एज अ मैजिस्ट्रेट मुझसे लिया था वो इम्प्रॉपरली था, गलत तरीके से लिया गया था, नाजायज़ तरीके से लिया गया था। अब इस पॉइंट पे एक कॉमन कॉन्सेप्ट यही है कि अदालत जो है वो बी से पूछे कि उसने इम्प्रॉपरली एविडेंस क्यों लिया है ए से, लेकिन जब हम आर्टिकल नंबर 4 पढ़ते हैं QSO का, तो वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो आगे हमें बयान किया गया है, बी कैन नॉट बी, बी को नहीं किया जा सकता, कंपेल्ड, मजबूर, टू आंसर क्वेश्चंस एज टू हिज, बी को इस सवाल का जवाब देने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा सकता या कहा नहीं जा सकता, एक्सेप्ट, सिवाय, अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, जब तक उस कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ जाते जिसके वो मतहत है। कौन? बी मतहत है। जब तक उस कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ जाते जिसके बी मतहत है, तब तक हम बी को ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे वो हमें जवाब दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर बी, ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन false evidence before B, a magistrate. B cannot be asked what A said except upon the special order of the superior court. इसमें हमें ये कहा गया है कि जो A है वो सेशन कोर्ट के सामने मुल्जिम है, किस बात के लिए? कि उसने B जो कि मैजिस्ट्रेट है उसके सामने झूठा बयान दिया है या झूठा सबूत दिया है। तो B से हम ये नहीं पूछ सकते कि इसने क्या बयान दिया है, जो A है उसने आपको क्या बयान दिया है, आप आके हमें इसका जवाब दें, जब तक स्पेशल ऑर्डर नहीं आ जाता किस कोर्ट से, जिसके वो मतहत है उस कोर्ट से। एग्जाम्पल नंबर सी, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है जिससे हम छोड़ देते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते, ये उसकी एक्सेप्शन है, ये उसको मज़ीद एक्सप्लेन करती है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर सी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। ए इज़ accused before the court of session of attempting to murder a police officer, whilst on his trial before B, a session judge. B may be examined as to what occurred. एग्जाम्पल नंबर सी हमें कहती है कि ए सेशन कोर्ट के सामने एज अ मुल्जिम खड़ा है, एक्यूज खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने बी जो कि सेशन जज था, ट्रायल ले रहा था ए का, उसी ट्रायल के दौरान सेशन जज बी के सामने किसी पुलिस ऑफिसर पे मर्डर अटेम्प्ट किया था। उसकी वजह से जो सेशन कोर्ट है वो बी को एग्जामिन कर सकती है, ठीक है। जो बी है, हालांकि हमें ये कहा गया है कि जो जजेस हैं या जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनसे सवाल जवाब नहीं पूछा जा सकता, लेकिन लास्ट लाइन में कोई ऐसा मैटर जो उसके सामने परफॉर्म किया जाए, किसके सामने? मैजिस्ट्रेट या जज के सामने परफॉर्म हो जाए और वो ऑन ड्यूटी हो, ठीक है, तो उनके मुतालिक उनसे एग्जामिन लिया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आखिरी लाइन को मज़ीद इन्हांस करती है, उसकी जो वैल्यू है उसमें मज़ीद इजाफा करती है। अगर लॉ गेट के हवाले से देखा जाए तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लीस्ट इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो 1 से 2 दफ़ा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया भी तो इलस्ट्रेशन आ सकती है, या वो ये पूछ सकते हैं कि क्या जज या मजिस्ट्रेट को कंपेल्ड किया जा सकता है गवाही देने के लिए या किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने के लिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह से मोड होके क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसका जवाब आता होगा, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए इस आर्टिकल में,
क्योंकि ये आर्टिकल बाज़ दफ़ा हमारे LLB के पेपर्स में भी आ जाता है, 20 नंबर का आ जाता है, यहाँ जैसे भी वो दे देते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसको दो नहीं तो एक दफ़ा आप लाजमी पढ़ें, ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ इसके मुतालिक रह जाए और आपको परेशानी ना हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।